और ये संयुक्त बैठक में होता। तीसरा कदम, राष्ट्रपति के भाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव होता है, अर्थात मोशन ऑफ थैंक्स। धन्यवाद प्रस्ताव में क्या रहता है? धन्यवाद प्रस्ताव में राष्ट्रपति द्वारा कही गई बातों को लेकर दल अपने अपने विचार रखते हैं, सामान्यतः अपनी सहमति रखते हैं, लेकिन विरोधी दल के लोग अपना विरोध प्रकट करते हुए कुछ बातें रखते हैं। विशेषकर उपलब्धियों की बातों को लेकर विरोधी दल सरकार पर कुछ आरोप लगाते हैं, लांछन लगाते हैं, आदि आदि। ये इस पूरे भाषण की प्रक्रिया में धन्यवाद प्रस्ताव का जो क्रम है, इसमें हर दल के नेता को भाषण बोलने का मौका मिलता है। राष्ट्रपति के बयान के बाद हर दल के नेताओं को अपना अपना भाषण देने का मौका मिलता है और अंत में प्रधानमंत्री फिर इस पूरे प्रस्ताव का निष्कर्ष रखते हैं। तो धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के भाषण के बाद एक धन्यवाद मत से होता है, और यदि सरकार इसमें असफल हो गई, यदि विरोधी दल ये बहुमत में साबित कर दिया कि वो राष्ट्रपति के भाषण से सहमत नहीं है और ये बहुमत से पारित हो गया असहमति, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। पर सामान्यतः ऐसा नहीं होता, क्योंकि सदन में बहुमत तो उसी दल का है जिस दल के लिए भाषण पढ़ा जा रहा है, जिस दल की अच्छाइयों को लेकर भाषण पढ़ा जा रहा है। तो एक हुआ मोशन ऑफ थैंक्स साल के शुरू में, और उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव में सभी दलों को बोलने का मौका राष्ट्रपति के भाषण के बाद, और फिर अंत में प्रधानमंत्री का भाषण, फिर मतदान। इसके बाद अगला कदम होता है प्रश्नकाल। जैसे आपके यहाँ पहला पीरियड होता है क्लास टीचर का पीरियड सामान्यतः, ताकि वे हाजिरी भी ले सकें और अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्नकाल होता है। इस प्रश्नकाल में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसे प्रश्न जो पूर्व में अध्यक्ष को दे दिए गए हों। पूर्व में ही अध्यक्ष को सदस्यों द्वारा दिए गए प्रश्न के उत्तर संबंधित विभाग के मंत्री देते हैं प्रश्नकाल में। इसे अंग्रेजी में क्वेश्चन आवर कहते हैं। इसमें संसद सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जिसका मंत्रियों द्वारा मौखिक या लिखित उत्तर जल्दी से जल्दी देना होता है। और जल्दी से जल्दी का तात्पर्य ये नहीं कि अभी तुरंत ही चाहिए, क्योंकि ये जवाब जो हैं वह आधिकारिक दृष्टि से सरकारी जवाब हैं, जो सच्चाई से परे नहीं होना चाहिए, तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सही होना चाहिए। और कहीं ये जवाब गलत निकला तो मंत्री की तो खिंचाई होती है, कई बार अविश्वास प्रस्ताव भी आ जाता है। तो इसलिए मंत्रियों को सुनिश्चित करना होता है कि प्रश्न काल में पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वह दे, और इसके लिए वह संबंधित अधिकारियों, जो स्थायी कार्यपालिका के सदस्य रहते हैं, उनसे संपर्क करके उसके उत्तर तैयार करता है। प्रश्नकाल के बाद अगला जो काल होता है वह शून्य काल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं 0 आवर। 12 बजे प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है। शून्य काल का जो समय है फिक्स है। पहली बात प्रश्नकाल के बाद, और दूसरी बात 12 बजे, और 1 घंटे का। इसमें क्या अंतर है इसमें और प्रश्नकाल में? प्रश्नकाल में पूर्व से दिए गए प्रश्न, उनके उत्तर दिए जाते हैं लिखित में या मौखिक में मंत्री द्वारा। पूर्व में ही दिए गए प्रश्न, अध्यक्ष को सौंपे गए प्रश्न, जो अध्यक्ष संबंधित विभाग के मंत्रियों को भेज देता है।
लेकिन 0 ओवर में तात्कालिक प्रश्न और तात्कालिक उत्तर, इसमें बिना किसी सूचना के, पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तर मांगे जाएंगे। आप सोच सकते हैं मंत्रियों को कितना तैयार रखना होता है, मंत्रियों को कितनी तैयारी करनी पड़ती है अपने विभाग के संबंध में, क्योंकि न जाने कौन सा सदस्य किस उद्देश्य से किस तरह के सवाल उनके विभाग से संबंधित पूछ बैठे। तो आंकड़ों की बात हो या स्थितियों की बात हो, नीतियों की बात हो, इसमें मंत्री को सुनिश्चित होना पड़ता है कि वह पूरा अपडेट हो। और इसलिए शून्यकाल में दिए गए उत्तरों से मंत्रियों की काबिलियत मालूम होती है, क्षमता मालूम होती है, कौशल मालूम होता है, मंत्रिमंडल की तैयारी मालूम होती है शून्यकाल से। शून्यकाल के बाद, जिसे 0 ओवर कहते हैं, एक प्रक्रिया होती है कई बार, उसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव अर्थात एडजर्नमेंट मोशन। जैसा शब्द से स्पष्ट है, यहाँ भी स्थगन करना मतलब किसी चीज़ को स्थगित करना। क्या चीज़ स्थगित होती है? सामान्य कामकाज को स्थगित कर देना। ऐसा क्यों होता है? इसमें ऐसा प्रस्ताव रहता है कि बाकी सब कामकाज को स्थगित कर दो भाई, जनहित के कामों को पहले ध्यान दो, बाकी मुद्दों को छोड़कर जनहित के मुद्दों पर तुरंत ध्यान दें। इसको लेकर ये प्रस्ताव होते हैं। और ऐसी स्थिति में इसे अंग्रेजी में जिसे एडजर्नमेंट मोशन भी कहते हैं, ये साधारण कामकाज को प्रभावित करता है। और साधारण कामकाज को स्थगित करने का अनुरोध रहता है इस प्रस्ताव में, इस उम्मीद के साथ कि कुछ जरूरी जनहित मामले आ गए हैं जिस पर सरकार का तुरंत ध्यान जरूरी है, सरकार का दृष्टिकोण जानना जरूरी है। तो इसलिए ये साधारण बातों को स्थगित कर दिया जाए और जनहित के मामले तुरंत उठाए जाए। ऐसा स्थगन प्रस्ताव में सामान्यतः रहता है। अगला है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव अर्थात कट मोशन। कट मोशन क्या है? कटौती सामान्यतः बजट में होती है। बजट में यदि कोई सी बात से सदन सहमत ना हो, अधिकतर सदस्य सहमत ना हो, या कुछ सदस्यों ने अपने विचारों को बड़ी मजबूती से रख के साबित करने की कोशिश की है कि यह बिंदु इस बजट का उचित नहीं है, और सरकार यदि इस बात से सहमत होती है तो ये प्रस्ताव रखा जाता है। क्या करने का प्रस्ताव? बजट से कुछ बिंदु को हटाने का प्रस्ताव। समझ गया? इसे कहते हैं कट मोशन। इसके बाद अगला है अविश्वास प्रस्ताव। अत्यधिक महत्वपूर्ण, सबसे मजबूत हथियार सदन का है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन? जन संचार को सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। जब भी सरकार को सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, तब विपक्षी दल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव रखता। या दूसरे शब्दों में हम कहें, नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसा प्रस्ताव है जो विरोधी दल द्वारा सदन में इसलिए रखा जाता है, ये साबित करने के प्रयास में कि यह सरकार या यह मंत्रिमंडल सदन का बहुमत उसके साथ नहीं है। और यदि ऐसा साबित हो जाता है मतदान में, तो मंत्रिमंडल को तुरंत इस्तीफा देना होता है और नई सरकार बनती है। तो अविश्वास प्रस्ताव सबसे महत्वपूर्ण। बहुमत साबित न करने की स्थिति में या अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने की स्थिति में, जो सामान्यतः विरोधी दल द्वारा रखा जाता है, भाई सत्ता पक्ष का सदस्य तो अपने ही सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव तो रखेगा नहीं,
तो ये विरोधी दल के लोग रखते हैं, और यदि ये पारित हो गया तो सरकार भंग। 9वां है निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन, जिसमें निंदा की जाती, कुछ मुद्दों पर सरकार की प्रवृत्ति की, सरकार के तरीकों की निंदा करना। कभी कभी इसमें सरकार की कुछ विशेष नीति को लेकर कड़वे शब्दों में निंदा की जाती है, और ये भी सामान्यतः विरोधी दल ही करते हैं। इसमें से अधिकतर प्रस्ताव आप देखेंगे इनका संबंध विरोधी दलों से है, और एक अच्छा लोकतंत्र वो है जहां विरोधी दल को, उनके सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका मिले। आखिर प्रश्नकाल, 0 आवर, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव, ये क्या सरकार के सांसद रखेंगे? सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य इन प्रस्तावों को रखते हैं? नहीं, सामान्यतः ये प्रस्ताव विरोधी दल के सदस्यों द्वारा रखा जाता है। और जैसा मैंने कहा, निंदा प्रस्ताव में सरकार के किसी कार्य की, किसी मुद्दे पर निंदा करने की बात होती है। और उसके बाद अगला है स्थगन, सस्पेंशन एंड बायकॉट ऑफ पार्लियामेंट। ये सामान्यतः होना नहीं चाहिए। एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदन का बायकॉट नहीं होना चाहिए। सदन के अंदर रहते हुए दोनों दल आपस में टकराएं, वाद विवाद करें, बहस करें और किसी निष्कर्ष पे पहुंचें। पर दुर्भाग्य से ऐसा बहुत बार देखा गया, जब बहुमत, सत्ता दल का बहुमत विरोधी दल पे इतना हावी हो जाता है कि विरोधी दल अपनी आवाज़ उठा नहीं पाता सदन के अंदर, और ऐसी स्थिति में उसके पास एकमात्र चारा होता है अपनी आवाज़ उठाने का, वह है कि सदन से बायकॉट कर जाओ, सदन से बाहर चले जाओ, सदन का बहिष्कार कर दो। और ऐसा करते हुए वे अपना विरोध प्रकट करते हैं, और जब ऐसा होता है तो सदन की कार्रवाई भी स्थगित हो जाती है। अध्यक्ष महोदय विवश हो जाते हैं सदन की कार्रवाई को 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए स्थगित करने के लिए, ताकि स्थिति शांत हो जाए, माहौल उचित हो जाए, सदस्य वापस आ जाए, आदि आदि। तो स्थगन प्रस्ताव और बहिष्कार, ये भी ऐसे औजार या हथियार हैं विरोधी दल के पास, जिसके आधार पर वह सत्ता पर, सरकार पर, कार्यपालिका पर लगाम रखती है। यदि आप इनको गौर से देखेंगे, ये सब जो प्रस्ताव थे, ये सब बातें थी, इनका उद्देश्य क्या था? सरकार को बांधे रखना, सुनिश्चित करना कि सरकार के लोग दाएं बाएं ना जा रहे हों, गलत दिशा में ना जा रहे हों, सरकार पर लगाम रखना। इन सारी कार्रवाइयों के पीछे यही उद्देश्य है। और ऐसा करते हुए विधायिका जो है वो कार्यपालिका पर कड़ा नियंत्रण रखती है। मैंने बताया था, राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल, वो किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में ये सारी कार्रवाई होती है, और इस कार्रवाई के बल पर, इस कार्रवाई के माध्यम से सदन सुनिश्चित करता है कि मंत्रिमंडल अपना उत्तरदायित्व निभाए और सदन के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी बना रहे। नहीं करेगा ऐसा तो अविश्वास प्रस्ताव, सबसे बड़ा हथियार। संसद की दिनचर्या, संसद का डेली रूटीन, इसको जानने के बाद एक सवाल आपके मन में जरूर आना चाहिए कि ये सब तो विरोधी दल करते हैं, लेकिन कानून कब बनता है? कानून बनाने का काम कब होता है? यहाँ पर तो जो बिंदु बताए गए उसमें तो ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। और कानून बनाने का काम तो संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम है। बाकी जो काम है वो तो विरोधी दलों के द्वारा सरकार को अपने पैरों पर खड़े रखने के लिए, सचेत रखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार किसी गलत
कार्य में ना जाए, गलत दिशा में ना जाए, उससे संबंधित हैं। दूसरे शब्दों में कानून बनाने की प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, कानून बनाने की प्रक्रिया उसके डेली रूटीन में कहाँ फिट होता है। प्रोसीजर ऑफ मेकिंग लॉ, इस प्रक्रिया को सदन में हमने जैसे पढ़ा विधेयक के माध्यम से, किस जरिए से, विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यदि वह सरकारी विधेयक है तो मंत्री प्रस्तुत करेंगे, और प्राइवेट बिल है तो कोई अन्य सदस्य से प्रस्तुत कर सकता है। और इस प्रस्तुत करने के, विधेयक के प्रस्तुत करने के भी अपने नियम हैं। हाँ, एक बात जरूर याद रखें, सदन की आप स्थिति को देखिए, सदन में कैसे बैठते हैं। एक और राष्ट्रपति का अभिभाषण यदि चल रहा है तो संयुक्त अधिवेशन दिखाई दे रहा है, दूसरी ओर सामान्य अधिवेशन यदि है, सामान्य सत्र, तो अध्यक्ष महोदय बैठे हैं और अध्यक्ष का मुंह के राइट में सत्ता पक्ष के लोग और लेफ्ट में विरोधी दल के लोग, ये नियम है। हमेशा याद रखेंगे कि अध्यक्ष के राइट में सत्ता दल के लोग बैठते हैं और उसके लेफ्ट में विरोधी दल के लोग। बीच की जो जगह दिख रही है स्पीकर के सामने, वह कहलाती वेल ऑफ द हाउस। वेल अर्थात कुआं। देखेंगे आप वो जगह नीचे है काफ़ी, और वहाँ पर एक लंबी टेबल लगी हुई है जिसमें 15-12 कर्मचारी बैठे हैं, अधिकारी लोग, कर्मचारी नहीं, अधिकारी बैठे हैं, जिनका काम है सदन में होने वाली सभी बहस आदि को यथावत रिकॉर्ड करना। दे एक्ट एज रिकॉर्डर्स। स्पीकर के दोनों ओर मार्शल रहते हैं और वो संबंधित अधिकारी भी रहते हैं जो स्पीकर को जब तब हिदायत देते रहते हैं, स्पीकर को प्रोसीजर के बारे में बताते रहते हैं, आदि आदि, जो स्थायी कार्यपालिका के सदस्य हैं। सत्ता पक्ष की तरफ सबसे आगे प्रधानमंत्री बैठता है क्योंकि वो सदन का नेता है। यहाँ पर आप देखेंगे श्री नरेंद्र मोदी को बैठे हुए। और विरोधी दल का भी एक नेता होता है, बशर्ते सबसे बड़े विरोधी दल को 1/10 सीटें मिली हों। वर्तमान लोकसभा में कांग्रेस को 1/10 भी नहीं मिली, 540 के में 54 मिलना था तो उसे 52 सीटें मिली। इसलिए विरोधी दल का कोई नेता नहीं रहता, इस सदन में नहीं है। और यदि विरोधी दल का कोई नेता होता है तो उसे भी एक कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया जाता है। विरोधी दल का होते हुए भी भारतीय लोकतंत्र में उसे बहुत सम्मान का दर्जा मिलता है, क्योंकि वो विरोधियों की आवाज का मुखिया है, विरोधियों का नेतृत्व करता है। और लोकतंत्र में विरोधी पक्ष भी उतना ही अच्छा मजबूत होना चाहिए जितना सत्ता पक्ष। वास्तविक लोकतंत्र तो वही है। तो एक ओर जहां प्रधानमंत्री बैठे हैं, उनके बाजू में मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे हैं, दूसरी ओर आप देखेंगे विरोधी दल के नेता के रूप में कुर्सी है और अन्य सदस्य बैठे हुए हैं। उसके बाद सत्ता पक्ष के दाईं ओर आप देखें और तो सत्ता पक्ष के दाईं ओर अधिकारी वर्ग बैठता है। संबंधित विभागों के अधिकारी, जिनके विभागों से उस दिन विभागों से संबंधित क्वेश्चन आवर या जीरो आवर या आदि आदि में उनके विभागों से संबंधित बात होने की संभावना हो, प्रश्न उठाए जाने की संभावना हो, तो उसकी तैयारी के साथ ये अधिकारी वहाँ रहते हैं। ये स्थायी कार्यपालिका के लोग हैं। और ऊपर आप देखिए स्पीकर के ठीक सामने ऊपर दर्शक दीर्घा। ये दर्शक दीर्घा जो है, इसमें पत्रकार बैठते हैं, विदेशी अतिथि लोग यदि कुछ आए हैं जो संसद की प्रक्रिया देखना चाहते हैं वो बैठते हैं, और अन्य कुछ लोग जो पास जिनको मिलता है, जो अध्ययन के नाम से सदन में आना चाहते हैं, सदन का अध्ययन करना चाहते हैं, उसकी प्रक्रिया का,
शिक्षा की दृष्टि से आना चाहते हैं उनको पास मिलता है, जो केवल अध्यक्ष ही दे सकता। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा दर्शक दीर्घा पूरी भरी रहती है। जो सदस्य हैं उनको एक एक बेंच मिलती है, सब बेंच जुड़ी हुई हैं और उनके हर एक के पास एक एक स्पीकर है और ट्रांसलेटर है। जो भारत की जो भाषाएं हैं 16-17 आधिकारिक भाषाएं, उसमें अनुवाद हो जाता है, इसलिए कान में लगा के वे किसी भी भाषा में दिए गए बयान या भाषण को अपनी भाषा में समझ सकते हैं तुरंत। वेल ऑफ द हाउस बहुत महत्वपूर्ण जगह है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कानून बनाने की प्रक्रिया में सदन में विधेयक प्रस्तुत होता है और फिर जिस क्रम से मैंने आपको पूर्व में बताया था वो क्रम होते हुए वो अंत गैजेटियर में छपता है और तब जाके कानून बनता है। और कानून किस दिन से बनता है? जिस दिन गैजेटियर में पब्लिश हो। अब संसद जो है 543 लोगों का, बल्कि 545 लोगों का सदन है और 250 का राज्यसभा में। इतनी बड़ी संख्या के कारण कई बार ये सुनिश्चित नहीं हो पाता कि उचित बहस हो पाए किसी विधेयक पर। ऐसी स्थिति में संसद जो है वो समितियों के माध्यम से काम करता है। समितियों को कुछ विशेष कार्य सौंपा जाता है। इस समिति के सदस्य संसद ही होते हैं, चाहे वे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विरोधी पक्ष के हों। ये जो समिति है या समितियां कई तरीके के काम करती है, जैसे कि विभिन्न विभागों से संबंधित विधेयकों की बारीकी से जांच करना और जांच करने के बाद उसे सदन में भेजना, जैसा मैंने पहले बताया। दूसरा, कुछ समिति ऐसी भी होती है जो सुनिश्चित करती है कि सरकार विभिन्न मदों पर नियमानुसार खर्च कर रही हो, व्यर्थ में पैसा खर्च न किया जा रहा हो। तीसरा, समिति का काम है कि बताना कि खर्चों में किस तरीके से किफ़ायत बरती जा सकती है, किस तरीके से खर्चों को कम किया जा सकता है। ये भी समितियों का काम होता है। और इन समितियों का गठन अध्यक्ष करते हैं और इन समितियों में विरोधी दल और सत्तारूढ़ दल दोनों के लोग रहते हैं। चौथा, भ्रष्टाचार के मामले से जुड़े हुए मुद्दे और सदन के विशेषाधिकारों को भंग करने की शिकायतों के निवारण के लिए, निपटारे के लिए भी समितियां हैं। भ्रष्टाचार के मामलों को देखने के लिए उसके लिए भी समितियां हैं। सदन के सदस्यों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के मामले, संभावित भ्रष्टाचार के मामले और विशेषाधिकारों को यदि भंग किया है किसी ने, उसकी शिकायतों पर विचार करने के लिए भी समिति है। यदि ये समितियों की बात करें तो ये संसदीय समितियां जो हैं उन्हें हम मोटे मोटे कुछ इस तरह बांट सकते हैं। पहला, वित्तीय समितियां, सबसे महत्वपूर्ण ऐसी समिति जिसका पूरा सरोकार आय व्यय से होता है। इसमें होता है लेखा समिति, लोक लेखा समिति अर्थात पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। दूसरा, प्राक्कलन कमिटी जिसका नाम है द एस्टीमेट कमिटी। और तीसरा है लोक उपक्रम समिति यानी पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी। इनके काम क्या हैं? लोक लेखा समिति ये देखती है कि सरकार जो खर्च कर रही है वो नियमानुसार है कि नहीं, और यदि नहीं है तो उचित सुझाव देना, कार्रवाई करने का। प्राक्कलन कमेटी ये देखती है कि खर्च में किफ़ायत की जा सकती है क्या। सरकार किसी मद पे खर्चा कर रही है, नियमानुसार हो रहा है, लेकिन क्या ऐसी गुंजाइश है कि खर्च को कम किया जाए? इस गुंजाइश के अध्ययन के लिए समिति जो होती है इसका नाम है प्राक्कलन कमेटी। और तीसरा है लोक उपक्रम, पब्लिक एंटरप्राइज, जिसमें सरकारी बड़े बड़े उद्योग आते हैं, चाहे वो BHEL हो या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
या एनटीपीसी या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेलवेज, ऐसे जो बड़े बड़े उद्योग हैं, उपक्रम हैं, उनके कार्य का अध्ययन करना